नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकी बजाज आज एक नए चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर जीव विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ये डीएनए से संबंधित क्वेश्चन बायोलॉजी जीव विज्ञान की हर एग्ज़ाम, चाहे वो 11th-12th हो, पीएमटी हो, नीट हो, आईसीएआर हो, बीएचयू, हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इसलिए आप बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ें और नोट्स भी तैयार करें। तो हमारा चैप्टर है डीएनए की संरचना। डीएनए गुणसूत्रों में उपस्थित होता है जो एक आनुवंशिक इकाई के रूप में काम करता है। डीएनए एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अध्ययन जैव रासायनिकी में किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है डीएनए पढ़ने के लिए। और ये रसायन है, इसमें बहुत सारे पदार्थ केमिकल्स पाए जाते हैं और ये गुणसूत्र के अंदर होता है, जैसा कि हम पहले भी बहुत अच्छे से जानते हैं। डीएनए विषाणु से लेकर मानव तक में पाया जाता है और आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। जिस प्रकार जीन, क्रोमोसोम, गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों का वाहक होते हैं, उनके अंदर डीएनए होता है। तो मुख्य रूप से डीएनए ही वो पदार्थ होता है जो आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफ़र करता है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। डीएनए की प्रकृति, रासायनिक प्रकृति, रसायन है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसकी रासायनिक प्रकृति पढ़ेंगे तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड मतलब एक रसायन, न्यूक्लियोटाइड। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं किसकी बनी होती हैं? न्यूक्लियोटाइड इकाइयों की। और न्यूक्लियोटाइड इकाइयों में 3 छोटे भाग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? उप इकाई। ये डीएनए की संरचना है। आप इसे आराम से बनाने का प्रयास करें, ये कई बार एग्जामों में आ चुकी है। 3 जो चीज़ें हैं उनमें से पहला चीज़ है पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5। पेंटोज आपने पढ़ा होगा, पेंट प्लस ओज, पेंट मतलब 5। ये 5 कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट है। इसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। देखो यहाँ हम डीऑक्सीराइबोज का काम लेंगे और आरएनए में हम राइबोज शर्करा बोलेंगे इसको, है ना। वहाँ डीऑक्सी नहीं लगाएंगे। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर है क्योंकि राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन पर OH, हाइड्रोक्सिल की जगह डीऑक्सी है ना, हाइड्रोक्सिल की जगह H होता है। मतलब ये O जो है इसका हट जाता है, इसलिए इसे 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कह सकते हैं। हम इस चित्र में हम आराम से देख सकते हैं। ये तो है हमारा राइबोज जहाँ OH है और यहाँ जो H है वो हमारा हो गया डीऑक्सीराइबोज। इस जो इसका डायग्राम बनाने की आप प्रैक्टिस करें। ये केमिस्ट्री जैसा है और केमिस्ट्री ही हम पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री है इसका, बायो के अंदर। तो ये एक राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की संरचनाएं हैं। दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में 2 वलय होती हैं। ये नाइट्रोजन युक्त 2 वलय से बने होते हैं प्यूरिन, जिनमें एक हेक्सा वलय जिसे पायरिमिडिन वलय कहते हैं और दूसरी पेंटा वलय जिसे इमिडाजोल वलय कहते हैं। मतलब पायरिमिडिन और इमिडाजोल वलय मिलकर प्यूरिन क्षार का निर्माण करती हैं। ये 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन, इसमें केवल एक हेक्सा वलय यानी पायरिमिडिन वलय होगी, उधर 2 वलय थी। इमिडाजोल वलय पायरिमिडिन में नहीं होगी। ये 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल। यूरेसिल का प्रयोग केवल और केवल हम आरएनए में करेंगे। यहाँ थायमिन और साइटोसिन का प्रयोग भी करेंगे। आप इनकी स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, एक एडेनिन, एक ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनमें कोई खास अंतर नहीं होता, स्ट्रक्चर में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ होती है फॉस्फेट समूह, H3PO4। आप जानते हैं फास्फोरिक अम्ल होता है। और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये इसकी संरचना है। जब शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है तो जो संरचना बनती है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जिसे हम डीएनए की संरचना कहेंगे। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है इसमें क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है, ये पेंटोज शर्करा है, तो न्यूक्लियोसाइड हो गया
और इसमें नाइट्रोजन बेस पेंटोज शर्करा के साथ फॉस्फेट ग्रुप या न्यूक्लियोटाइड होगा। बहुत सारे ये जुड़ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, तो क्या बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे डीएनए। ये हम देखो पूरी संरचना हम इसकी दे सकते हैं। यहाँ हमने एडेनिन नाइट्रोजन बेस के रूप में ए लिखा हुआ ना, तो एडेनिन है ये। जी होता तो ग्वानिन, टी होता तो थायमिन, सी होता तो साइटोसिन। बाकी ये संरचना पूरी यूँ क्यों रहेगी, ये एक संरचना है एक न्यूक्लियोटाइड की। जब अनेक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इसमें पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। यहाँ देखो ये पहला कार्बन है, इस पर क्या जुड़ा है नाइट्रोजन क्षार। और पांचवें सिरे पर फास्फेट समूह जुड़ता है। ये देखिए आप, पांचवें सिरे पर क्या जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह। ठीक है, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो इनमें से एक का फास्फेट समूह अगले वाले के पेंटोज शर्करा के तीसरे सिरे पर होता है डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। हम यहाँ डाइन्यूक्लियोटाइड देखते हैं। इसमें देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा और एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। एक का ये जो पांचवा समूह, एक के पांचवें समूह पे पेंटोज फास्फेट ग्रुप है और इसके तीसरे पर ही जो OH ग्रुप था ये जुड़ के यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा जिसको फास्फोडाइएस्टर बंध कहेंगे। इस बंध को हम क्या कहेंगे फास्फोडाइएस्टर बंध। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अब आते हैं हम डीएनए की भौतिक संरचना पर। ये तो रासायनिक संरचना हो गई, इसमें रसायन किस प्रकार पाए जाएंगे, बंध किस प्रकार से पाए जाएंगे, कौन सा किस स्थान पर जुड़े। डीएनए कैसा है 3 डायमेंशनल त्रिविमीय अणु है जो 2 तंतुओं का बना होता है। कैसे होता है इसमें जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डीएनए के एक्स विवर्तन के अध्ययन से यह दर्शाया था। फ्रैंकलिन और विल्किंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की और उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया। क्या बताया कि डीएनए द्विकुंडलित होता है। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को डीएनए की संरचना खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने किसकी खोज की डीएनए की संरचना, भौतिक संरचना बताई कि मानव शरीर या किसी भी जीव के शरीर में डीएनए किस अवस्था में उपस्थित होता है। अब वाटसन क्रिक के मॉडल में हम पढ़े तो कुछ विशेषताएं वाटसन और क्रिक के मॉडल की। डीएनए अणु 2 कुंडलियों से निर्मित होता है जिसमें डीएनए के 2 तंतु होते हैं। दोनों तंतु प्रति समांतर होते हैं, एंटी पैरेलल। देखें हम इसको, ये डीएनए की 2 कुंडलियाँ हो गई और ये एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। प्रति समांतर क्या मतलब होता है हम इसको समझते हैं। इसको हम उस चित्र से थोड़ा आराम से समझ सकते हैं। देखें हम यहाँ पर ये जो है ये 3 वाला भाग है, इसको 3 प्राइम कहते हैं और ये 5 वाला भाग है, इसको हम 5 प्राइम कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे डीएनए के दोनों क्या कुंडलियाँ हैं। एक जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब हमें मान लें कि अगर हम यूँ करें तो ये एक दूसरे के उल्टे, मतलब रेल की पटरियाँ हैं जिनकी दिशा एक दाएं जा रही है तो एक बाएं जा रही है, जिनकी दिशा अलग अलग है, बाकी ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करते। तो ये कहलाता है प्रति समांतर। ठीक है, कुंडली का आधार शर्करा फास्फेट से निर्मित होता है और नाइट्रोजन क्षारक संलग्न होते हैं। हम ये कह सकते हैं ये कुंडली के आधार शर्करा और फास्फेट होकर इस पर क्या है नाइट्रोजन क्षारक जो है वो जुड़े हुए हैं। चारगाफ का नियम ये विशेष है। चारगाफ का नियम, चारगाफ के नियम के अनुसार युग्मन अति विशिष्ट होता है। एक एडेनिन प्यूरिन क्षारक सदैव थायमिन से और पिरिमिडिन क्षारक के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसको हम ऐसे याद कर लें, A बराबर T और C ट्रिपल बॉन्ड G, ATGC हम इसको याद कर लें थोड़ा। ठीक है, तो ये दोनों A का T और G का C कम्प्लीमेंट्री बेस पूरक क्षारक कहलाते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी विशेष ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया था ए बराबर यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा कुंडलन, अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें
तो जब एक डीएनए कुंडली है, ये हम इसकी बात करें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक कुंडली हो गई, एक घुमाव, मतलब ये हो गया एक कुंडली जहाँ एक गोला पूरा हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं। जैसे हमने क्षारक युग्म क्या हुआ, जैसे हमने ए और टी एक युग्म हो गया, तो ऐसे कितने क्षारक युग्म होंगे? 10। ठीक है, तो एक जोड़े के बीच में जो दूरी हो गई वो कितनी हुई? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। दोहरे कुंडली डीएनए का व्यास यानी इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। वाटसन में क्रिक के मॉडल इस बात की भलीभांति व्याख्या करता है कि किस प्रकार अणु डीएनए के 2 तंतु प्रतिकृति अनुलेखन के द्वारा पृथक होकर पुनः कुंडलित हो सकते हैं। कि ये जो वाटसन क्रिक का मॉडल आपके सामने प्रस्तुत है, ये मॉडल इसको आराम से प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, इसको आराम से प्रदर्शित करता है। इसमें हम ये देखें कि ये जो 3.4 एंगस्ट्रॉम एक कुंडलन, इन दोनों एक क्षारक के बीच में यानी 2 क्षारकों के जो युग्मन के बीच में दूरी देखें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और अगर 10 के एक कुंडलन हुए तो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। यहाँ देखिए ये मेजर ग्रुव है, ये माइनर ग्रुव है। ठीक है, और ये जो दूरी है ये 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम है। ये इसका स्ट्रेट लाइन है जो सीढ़ी नुमा चित्र हम कहते हैं। अब हम आ जाएं यहाँ पर, हम आपको बॉन्ड के अनुसार भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये एक दूसरे के प्रति समांतर है और ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत है। धन्यवाद दोस्तों, ये था अपना डीएनए की संरचना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए। और इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आपके कोई मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।